ओके गाइस, वेलकम टू चैनल वन सेकंड दिस इज जुड। सो आज अपन एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि हैमर है। हैमर के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है जो कि स्टॉक्स में भी अपन को काफ़ी मिलती रहती है फ्रिक्वेंटली, और इंटरडे में भी अपने लिए काफ़ी यूज़फुल होती है और मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेड बनती है। इसकी ऑलमोस्ट 60 to 70% इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडें बनती हैं। अगर इसको आप डेली यूज़ करते हैं तो आप ऑलमोस्ट काफ़ी सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन है। तो ये कैंडलस्टिक पहले थोड़ा समझ लेते हैं कब बनती है, क्यों बनती है, किस तरीके से ट्रेड है। तो लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे थोड़े से जो अभी रिसेंटली बने हैं, उनको भी थोड़ा सा चेक करेंगे किस तरीके से बनते हैं। ओके, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट एक बुलिश कैंडल है। हैमर कैंडल बुलिश होती है, लेकिन पहले तो आपको दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक डाउन ट्रेंड होता है इस तरीके से, एक अप ट्रेंड होता है इस तरीके से। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद जब ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है तब इसको अपन हैमर बांधते हैं। अप ट्रेंड के बाद अगर यहाँ पे ये इस तरीके से बनती हुई दिखती है तो ये हैमर नहीं होती, ये हैंगिंग मैन होता है। ये अपन अलग पढ़ेंगे कभी, अभी अपन थोड़ा सा बात कर रहे हैं हैमर के बारे में। सो ये हैमर होती है, लेकिन ये क्या होती है, जब मार्केट लगातार गिर रहा होता है उसके बाद जब बनती है तभी उसको हैमर बांधते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और कभी ऊपर की साइड अपन को मिलती है तो ये हैमर नहीं होती, वो हैंगिंग मैन होता है। तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ओके, सो पहले आज अपन हैमर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हैमर होती है जब मार्केट लगातार नीचे गिर रहा हो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लगातार ये डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है, इसके बाद ये अपन को कैंडल फॉर्म हुई तो ये हैमर होती है। ओके, सो हैमर समझ में आ गई कब बनती है, एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनती है। इसके बाद फिर अपन सोचते हैं कि ये यहाँ पे जो प्राउस डाउन ट्रेंड जो चल रहा था यहाँ से रिवर्स होता है, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चल सकता है। ओके, सो ये एक बुलिश कैंडल होती है। ओके, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड बनती है। ओके, सेकंड पॉइंट डाउन ट्रेंड बनती है। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड मतलब रिवर्सल कैंडल होती है। ये अगर डाउन ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड इसके बाद से होगा, ये अपन अज्यूम करते हैं, इसलिए ये इस कैंडल को फोकस में रखते हैं। जब भी अपन को इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था इसके बाद ये बनी तो अपन सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट एक दूसरी दिशा पकड़ेगा जो कि अप ट्रेंड होती है। ओके, यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म होना चाहिए और अप ट्रेंड आना चाहिए। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। डाउन ट्रेंड बनती है और बुलिश कैंडल है, और यहाँ से अगर ये बनती है कभी भी डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड, तब फिर ऑलमोस्ट ये रिवर्सल शो करती है कि यहाँ से चीज़ें फिर सही होनी चाहिए या फिर रिवर्स होनी चाहिए। ओके, सो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अभी मैं सीधे चलता हूँ कैंडल के ऊपर। ओके, देखो ये हैमर है दोनों, ये भी हैमर है और ये भी हैमर है। ओके, ये रेड है, ये ग्रीन है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट अपना आता है कि हैमर किसी भी कलर की होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रेड है तभी भी ये बुलिश ही मानेंगे अपन इसको, और अगर ये ग्रीन है तभी भी ये बुलिश ही रहेगी। ओके, सो हैमर किसी भी कलर की होगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अपन को। हाँ, एक पॉइंट होता है कि अगर ग्रीन हैमर बन रही है डाउन ट्रेंड के बाद, ये तो थोड़ा ज़्यादा, इसमें अगर अपन 3 स्टार देते हैं तो इसमें अपन 1 या 2 स्टार से काम चला लेंगे। ये थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल होती है और ये थोड़ी सी कम, लेकिन दोनों ही बुलिशनेस शो करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से ट्रेड छोड़ सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बन रही है, रेड बन रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रीन बन रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहती है इन कंपेरिजन टू रेड। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर होता है। ओके, एक और पॉइंट यहीं पे क्लियर करते हैं कि जैसे ये जो हैमर बनी है ना, तो इसमें क्या है, छोटी सी बिक ऊपर दिख रही है। ओके, अगर इस तरीके से भी हैमर बनती है, इस तरीके से, जो कि इस तरीके से बनती है, तो तभी भी ये हैमर रहेगी और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी हैमर मानते हैं, अगर ऊपर बिक है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही हैमर होती हैं। तो ऊपर की शैडो है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही हैमर होती हैं और क्लियर हैमर होती हैं। ओके, सो यहाँ पे अपने 2 से 3 पॉइंट क्लियर होते हैं कि रेड हैमर और ग्रीन हैमर दोनों ही हैमर होती हैं। ग्रीन हैमर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है रेड हैमर से इन कंपैरिजन। ओके, अगर यहाँ पे ऊपर जो बिग दिख रही है वो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तभी भी अच्छी बात है, दोनों ही तरीके की हैमर काम करती हैं। ओके, सो उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और क्लियर होता है, ये जो आपको बिग दिख रही है ना नीचे, ये इतनी बड़ी, ये जितनी बड़ी होगी नीचे उतना अच्छा है। ओके, अभी मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन करूँ क्यों बनती है ये सारी चीज़, पहले मैं बता रहा हूँ, ये जितनी बड़ी होगी ना उतना अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गई कि क्या शो करती है, बुलिशनेस शो करती है। उसके बाद ये ग्रीन या रेड हो कोई दिक्कत नहीं होती उससे। उसके बाद जितनी ये बड़ी बिक होगी उतना अच्छा है, बिकॉज यहाँ से अपन को ये पता लगता है कि सेलर्स यहाँ पे कितने ज़्यादा थे और यहाँ से कितना ज़्यादा प्राइस को पुल किया गया है ऊपर की तरफ। ओके, सो ये चीज़ अपनी क्लियर होती है यहाँ से। अब जैसे देखने जाएँ तो ये एक हैमर, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अपन को सही समझ में आ जाएगी। ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद अपन को हैमर मिली यहाँ पे, ये जो हैमर मिली यहाँ पे अपन को, ये वाली। ओके, सो इसके बाद ये हैमर कैसी है, ये हैमर भी रेड है ना,
ऑलमोस्ट रेड है ये, लेकिन फिर भी यहाँ से जैसे इसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट ऊपर की तरफ गया तो रेड और ग्रीन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए। डाउन ट्रेंड था, मार्केट लगातार नीचे आ रहा था, सपोर्ट के आसपास अपन को यहाँ पे ये हैमर देखने को मिली और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ओके, सो ये हो गया पॉइंट, ठीक है, कि कोई भी बन जाए कलर कोई मैटर नहीं करता, बस एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए प्रॉपर और उसके बाद एक हैमर मिलनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपन अप साइड की तरफ जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। अभी देख लेते हैं हैमर को बाई या सेल कहाँ पे करना है। ओके, तो ये भी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको एक इमेज दिख रही है, ये भी ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है। यहाँ पे अपन को हैमर बनी और यहाँ से फिर अप ट्रेंड चालू हो गया। ओके, सो कब बाई करना है इसको, देखो ये जो कैंडल का हाई है मोस्टली लोग इसके ऊपर बाई कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर आप इस कैंडल के ऊपर बाई कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसा यहाँ पे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप डेली चार्ट्स पे कोई स्टॉक्स वगैरह देख रहे हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लीजिए। और किस तरीके से कंफर्मेशन होता है, ये जो कैंडल बनी है इसके ऊपर अगर एक कैंडल इस तरीके से बन जाती है, फिर एक और कैंडल, जब भी इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है देन अपन बाई कर सकते हैं। और टारगेट अगर इस कैंडल के लो के नीचे अपन एसएल डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे एसएल डाल सकते हैं। अगर यहाँ इस कैंडल के आसपास अगर बाई करेंगे इस कैंडल के ऊपर देन फिर अपना एसएल इस कैंडल के नीचे आएगा। ओके, सो अगर हैमर के नीचे, हैमर पे तुरंत बाई करें, जैसे इंट्राडे में अपन हैमर को भी बाई करते हैं, हैमर के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है सस्टेन करता है 1 से 2 मिनट की कैंडल इसके ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम पे अपन हैमर कंफर्म करेंगे और उससे छोटे टाइम फ्रेम में अपन अपनी ट्रेड कंफर्म करेंगे। अगर 15 मिनट्स पे अपन हैमर देख रहे हैं तो 5 मिनट्स 3 मिनट्स पे अपन उसका क्लोजिंग कंफर्म कर लेंगे नेक्स्ट कैंडल का। अगर डेली चार्ट्स पे अगर अपन हैमर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स से 1 आवर के चार्ट पे अगर उसके ऊपर की एक क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर अपन अपनी ट्रेड कंफर्म करेंगे वो लेवल्स के हिसाब से। ओके, सो जैसे यहाँ पे ये हैमर बन रही है तो अपन का एसएल यहाँ पे आ रहा है, और अगर डेली चार्ट्स में अगर यहाँ पे कोई बाई कर रहा है तो इसका एसएल या तो इस कैंडल के नीचे या फिर यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ओके, अगर कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये जो बिग बनी है काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर अपन इसका 50% एरिया मार्क कर लेंगे इस बिग का और इस पूरी कैंडल का, और यहाँ पे एसएल डाल देंगे क्योंकि इसके नीचे एसएल काफ़ी बड़ा हो रहा है। जैसे इंट्राडे में कभी कभी बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की कैंडल बन जाती है, तो अगर अपन को लग रहा है अपना एसएल तो 80 to 100 पॉइंट्स का रहता है तो अपन उसमें क्या है 50 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे और 100 पॉइंट्स पे एसएल डाल लेंगे। ओके, क्योंकि अपन को अगर ज़्यादा बड़ा एसएल हो रहा है तो वो अपना कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए अपन एसएल को छोटा करके और ऑलमोस्ट 50% के मार्क पे एसएल डाल देंगे। ओके, सो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ पे, अपने कब बाई करना है कब सेल करना है ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी लाइव एग्जांपल देखें तब और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे थ्योरी अपनी पूरी कंप्लीट होती है। अभी देखते हैं ये हैमर बनती क्यों है। ओके, देखो क्या होता है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट नीचे आता रहता है। ओके, लगातार नीचे आ रहा है। जब मार्केट को एक सपोर्ट के आसपास आता है मार्केट और तब उस सपोर्ट को अगर तोड़ता है मार्केट तो तेज़ी से नीचे जाता है, लेकिन नीचे जाने के बाद उसको सेलर्स मिलते नहीं हैं उस लेवल पे, तो फिर वहाँ से क्या है खाली हो जाता है एरिया, सेलर्स नहीं है बायर्स हैं, तो बायर्स नीचे से पुल करके ऊपर लाते हैं। तो जब वो ऊपर लाते हैं तो फिर जैसे यहाँ पे नीचे तो गया, ये खुला नीचे गया और फिर से ऊपर आके बंद हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स नीचे तो लाए लेकिन बायर्स इसको ऊपर लेके चले आए, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना मिला नहीं, तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने इसको ऊपर ला के बंद कर दिया। ओके, सो ये थोड़ी सी थ्योरी होती है कि सेलर्स उसको नीचे लाए उस दिन और ऊपर की तरफ आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे इस दिन ये कैंडल खुली और फिर इसको नीचे लाया गया, लेकिन बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो वो इसको ऊपर ला के यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, अगर ये रेड होगी तो क्या होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे खुलेगा और यहाँ पे बंद हो जाएगी, बिकॉज क्लोजिंग प्राइस नीचे आएगी। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो फिर वो क्लोजिंग प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो फिर वो ग्रीन बन जाती है, क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है तो वो रेड बन जाती है कैंडल। बस इतना सा फ़र्क होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, सो क्या थ्योरी है अपनी कि लगातार डाउन ट्रेंड में कोई चीज़ चल रही होती है तो फिर जब सेलर उसको लास्ट टिक करते हैं और जब सपोर्ट प्राइस के नीचे लाते हैं, सपोर्ट कोई भी चीज़ का होता है उसके नीचे लाते हैं लेकिन वहाँ पे उनको सेलर्स इतने मिलते नहीं है, तो फिर बायर्स स्ट्रॉन्ग होकर उस कैंडल के ऊपर लाते हैं वहाँ पे, और जब भी ऊपर क्लोज कर देते हैं उसको तो फिर अपन को हैमर देखने को मिल जाती है। उससे अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलर्स ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अब बाइंग प्रेशर मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सप्लाई की जगह अब यहाँ पे डिमांड एरिया आ रहा है। सो डिमांड अगर आ रही है तो यहाँ से अपन को प्राइस को ऊपर जाते हुए देखना चाहिए। ओके, सो ये सिंपल थ्योरी होती है, सेलर्स कम हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं और बायर्स का प्रेशर आ रहा है, इसलिए यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है ऊपर की साइड। ओके, सिंपल। अभी मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेंथ कब कब देखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ इसमें बेनिफिट कर सकती है। ओके, पहले थोड़ा सा और इसमें थ्योरी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे लगातार आ रहा था, यहाँ पे प्राइस नीचे लगातार आ रहा था, तो जब भी आप ये देख रहे थे ये रेड कैंडल अच्छे से बन रही
लेकिन यहाँ पे जब रेड कैंडल बनाने का प्रयास किया गया तो यहाँ पे सेलर्स नहीं मिले इसको और इसने क्लोजिंग नहीं दे पाई यहाँ पे, और बायर्स इसको ऊपर ला के सस्टेन करा गए। तो यहाँ पे बायर्स जीत गए और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगह सेलर्स जीत रहे थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग करा रहे थे, यहाँ पे क्लोजिंग करा रहे थे, यहाँ पे उसके 50% के नीचे हमेशा क्लोजिंग हो रही थी जब भी कैंडल बन रही थी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पूरी कैंडल, जहाँ पे भी सेलर्स यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, सब जगह थे, उनको ला के जहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला मार्केट और यहाँ पे बंद हो गया, इसलिए ये ऑलमोस्ट रेड कैंडल बन गई है। अगर यहाँ पे खुल के और यहाँ पे बंद हो जाता तो ये ग्रीन बन जाती है। ओके, क्लोजिंग प्राइस इसकी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। ओके, सो ये थ्योरी रहती है अपनी कि मार्केट में सेलर्स का पार्टिसिपेशन कम है और बायर्स का ज़्यादा है इस एरिया पे, इसलिए यहाँ पे अपन को हैमर देखने को मिली है। और यहाँ से अपन प्रोजेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पे डिमांड एरिया आता है मार्केट का और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अपन बाई की तरफ जा सकते हैं। ओके, सो बाई सेल कहाँ पे करना है, सारी चीज़ समझ में आ गई, कब बनता है हैमर ये भी समझ में आ गया। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अपन को देखने चाहिए एक हैमर कैंडल में, तब अपन मान सकते हैं कि ये हैमर कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या रिलायबल है। ओके, सो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर अपने दिमाग में रख सकते हैं। ओके, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। ओके, पहला पॉइंट रहेगा द बाई सिग्नल ऑफ द पैटर्न इज स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज फॉर्म्ड आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड इन द प्राइस। अगर कभी भी आपको इस तरीके से कोई एक दिन रेड कैंडल मिली, फिर ग्रीन मिल गई, फिर रेड मिल गई, फिर ग्रीन मिल गई, तो इस तरीके से बन रही है हमारे यहाँ पे कोई हैमर बन जाए अपन को, तो वो अपने लिए ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी। एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड चाहिए, या तो डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो डेली बेसिस का चाहिए, अगर 15 मिनट चार्ट पे देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 3 से 4, 5, 6 कैंडल मिल जाए अपन को रेड, तब अपने जितना बड़ा डाउन ट्रेंड मिलेगा उसके बाद जितनी अच्छी से हैमर बनेगी उतनी ज़्यादा रिलायबल। ऐसा नहीं है 2 कैंडल रेड बन गई अपन ने ले ली, तो इस तरीके से नहीं होता। हालांकि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा मोटा पुल बैक आ जाए, फिर बन जाए नीचे और उसके नीचे आ जाए, उसके बाद हैमर बन जाए, वो चीज़ चलेगी। लेकिन डायरेक्टली अप ट्रेंड के बाद 1-2 कैंडल रेड बन गई तो वो एक रिट्रेसमेंट होता है, ना कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड और रिट्रेसमेंट में फ़र्क होता है, उसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। तो जब भी अपन को एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड मिलता है उसके बाद हैमर बनती, तभी अपने लिए रिलायबल ज़्यादा अच्छे से हो सकती है वो। तो यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड अच्छे से था और भी ऊपर से आ रहा था डाउन ट्रेंड, तो इसलिए ये कैंडल रिलायबल है। ओके, सेकंड पॉइंट रहता है द पैटर्न्स बाई सिग्नल विल बी स्ट्रॉन्गर इफ द हैमर कैंडल इज फॉलोड बाई ए कैंडल दैट क्लोजेज ऑफ द ओपनिंग प्राइस ऑफ द हैमर कैंडल। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ रहा है कि जब भी हैमर बनती है, जैसे यहाँ पे ये हैमर बनी है ना, ये हैमर बनी है यहाँ पे, अगर सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स इसके नीचे कहीं क्लोज हो जाती है तो ये हैमर ऑलमोस्ट फेल्ड हो जाएगा और थोड़ी सी कम इसकी रह जाती है, हो सकता है आने वाले समय में इसको ब्रेक करके फिर से प्राइस नीचे चला जाए। इसलिए अपन को क्या देखना रहता है, जब भी हैमर बनती है तो सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स इसके ऊपर ही क्लोज हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था कंफर्मेशन का बाई कंफर्मेशन अगर हम देख लिए तो इसके ऊपर एक कैंडल ऑनवर्ड्स इसके ऊपर क्लोज हो जाए। अगर डेली चार्ट्स में कोई स्टॉक्स वगैरह देख रहे हैं तो अगर 88 पे हैमर क्लोजिंग हुई है तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल 89-90 के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, 88 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो अपन बाई ट्रेड ले सकते हैं और राइड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से रहता है कि अगर उसके ऊपर जो हैमर बनी है उसके ऊपर अगर सेकंड कैंडल ऑनवर्ड सस्टेन कर जाती है, क्लोज कर जाती है, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है कि हाँ बायर्स यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग थे और बायर्स अभी भी इतनी भी स्ट्रॉन्ग हैं कि इसके ऊपर भी इसको सस्टेन करा दिया। ओके, सो सेकंड पॉइंट्स अपना क्लियर है कि अपने हैमर के बाद सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स उसके ऊपर बन जाए तो ये और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर देता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आता है, एक ग्रीन बॉडीड हैमर सिग्नल से स्ट्रॉन्गर बुल मार्केट देन ए रेड बॉडीड हैमर। वही पॉइंट है, मैंने बताया था कि रेड और ग्रीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ये ग्रीन है ना तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अगर यहीं पे अगर ये रेड होती तो थोड़ा सा कम होती, लेकिन फिर भी ये हैमर तो होती और यहाँ से भी प्राइस चेंज हो सकता था। तो अगर रेड है तो थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर लेंगे अपन एक कैंडल का, उसके बाद देख लेंगे अगर प्राइस कंफर्म कर रहा है तो अपन जा सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बनना है तो उस पर फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन कैंडल थोड़ा सा ज़्यादा वो एज रखती है थोड़ा सा बाइंग की साइड इन कंपेरिजन टू रेड। ओके, तो सिंपल पॉइंट है कि ग्रीन और रेड में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा एज रखती है बाइंग की साइड इन कंपैरिजन टू रेड। ओके, 3 पॉइंट्स अपने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है द लॉन्गर द लोअर शैडो द स्ट्रॉन्गर द बुलिश रिवर्सल। जितनी बड़ी, वो मैंने पॉइंट्स आपको बताया था वहाँ पे थ्योरी में कि जितने बड़ी ये कैंडल होगी, ऑलमोस्ट ये जो नीचे की बिक होती है जितनी लंबी होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लगातार डाउन ट्रेंड से आ रहा था चीज़ और सेलर्स फिर से नीचे लाए, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ट्रैप भी रहते हैं। तो फिर ये चीज़ अच्छी मानी जाती है कि जितनी ज़्यादा ये बिक लंबी होती है उतना ज़्यादा अच्छा मानते हैं इसको। ओके, सो ये पॉइंट्स भी अपने लिए
सिंपल हो गया कि जितनी लंबी ये बिग बनेगी, ऑलमोस्ट अगर यहाँ तक ही ये बिग बनती तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते कि क्या हैमर सी नहीं लग रही कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छी बिग है इसकी, काफ़ी लंबी है, और लंबी हो जाए तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन लंबी अच्छी होती है, छोटी कम अच्छी होती है। ओके, तो ये पॉइंट्स भी क्लियर है कि द लॉन्गर द लोअर शैडो द स्ट्रॉन्गर द बुलिश रिवर्सल। ओके, तो अपने 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट अपना होता है ए हैमर कैंडल बैक्ड बाई लार्ज वॉल्यूम सिग्नल्स ए स्ट्रॉन्गर बुल मार्केट। जैसे यहाँ पे हैमर बनी, यहाँ पे अभी मैं चार्ट्स पे नहीं हूँ लेकिन चार्ट्स पे होंगे तब उसको भी दिखाऊंगा कि जैसे इसके ऊपर जो सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स बनती है, अगर इसको वॉल्यूम्स का ही सपोर्ट मिल रहा है नीचे, तो ये और भी अच्छा एक स्ट्रेंथ शो वाला साइन होता है कि यहाँ से अपन को पता लगता है कि और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस चीज़ में है कि जो हैमर बनी उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स बन रही है उसमें वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट आ रहा है। इसका मतलब बायर्स इस चीज़ को भी थोड़ा सा डिमांड एरिया को बायर्स होल्ड कर रहे हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अगर वॉल्यूम्स का ही सपोर्ट मिल जाता है, सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये भी आता है कि अगर हैमर बनी है और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर गैप अप खुल के ही निकल जाए, जैसे मान लो ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे ये वाली कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हुई, इसके बाद ये गैप अप खुली थोड़ी सी, यहाँ पे गैप अप खुल के ऊपर निकल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो गैप अप से और ज़्यादा सस्टेबिलिटी मिलती जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट बायर्स होल्ड करके ले गए होंगे वो भी ट्रैप सा महसूस करते हैं और फिर वो होल्ड कर जाते हैं चीज़ों को, या फिर होल्ड करते हैं या फिर पैनिक में काटते हैं, तो प्राइस को और ज़्यादा ऊपर की तरफ पुल होने का मौका मिल जाता है। तो क्या हो गया कि अगर मार्केट में हैमर बनी उसके अगले दिन अगर गैप अप खुल के प्राइस को ऊपर लाया जाता है तो ये और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी का साइन देता है, बिकॉज ऑफ सेलर्स वहाँ पर ट्रैप रहते हैं। ओके, सो अपने 4-5 पॉइंट सिग्नल्स स्ट्रेंथ को साइन करते हैं। पहला होता है कि द बाई सिग्नल ऑफ द पैटर्न इज स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज फॉर्म्ड आफ्टर लॉन्ग डाउन ट्रेंड। जब लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अपना हैमर बनता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि छोटे डाउन ट्रेंड के बाद। ओके, second point, the patterns buy signal will be stronger if the hammer candle is followed by a candle that closes above the opening price of the hammer candle। तो अगर हैमर का अगर जो हैमर बनी उसके ऊपर का सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ये एक बेटर साइन होता है पॉजिटिविटी का। अगर उसके नीचे क्लोज हो जाए थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, इसलिए इसके अगर ऊपर क्लोज हो जाती है सेकंड कैंडल भी, तो ये पॉजिटिविटी का साइन होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ग्रीन हो या फिर रेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा एज रखती है बाइंग की साइड इन कंपैरिजन टू रेड। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था, तो जितनी लंबी ये लोअर विक होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो ये 4 पॉइंट अपने होते हैं। पांचवा पॉइंट क्या आता है अपना, ए हैमर कैंडल बैक्ड बाय ए लार्ज वॉल्यूम सिग्नल। अगर हैमर कैंडल बनती है उसकी अगली कैंडल उसमें पॉजिटिव कैंडल उसके ऊपर जो बनती है उसमें अगर वॉल्यूम्स का सपोर्ट मिल जाता है अपन को, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। ओके, लास्ट पॉइंट क्या था अपना, जो गैप अप होकर अगर जो हैमर बनी है अगले दिन उसके ऊपर प्राइस गैप अप होकर सस्टेन कर जाता है और उसके ऊपर ही निकलना शुरू कर देता है गैप अप होकर, तो ये भी अपन को एक पॉजिटिविटी का साइन मिल जाता है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स अपने क्लियर हो गए। अब उनको डायरेक्ट चलना है लाइव एग्जाम्पल्स पे। ओके, देखो ये अपना गेल इंडिया का चार्ट है। देखो यहाँ पे अगर अपन देखने जाएंगे तो यहाँ पे अपन को एक हैमर मिली है। ओके, अगर इसका अपन लो मार्क करने जाएंगे तो इसका लो बन रहा है ऑलमोस्ट 86.80 के आसपास, और सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स इसका लो कितना है 87.25 के आसपास। मतलब इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया मार्केट और इसके नीचे आ गया, लेकिन इसका लो नहीं काटा। पिछली वाली कैंडल का इसने लो नहीं काटा, और जब भी इस कैंडल का लो मार्क कर लो अपन, अब अपन कंफर्म जब डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो अपन को एक कंफर्मेशन नीड रहती है इसके ऊपर की एक क्लोज मिल जाए। तो क्लोज अपन को यहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी क्लोज मिलनी चाहिए अपन को 90 के ऊपर। तो अगर यहाँ पे देखने जाएँ तो ऑलमोस्ट 2 से 3-4 दिन बाद यहाँ पे इस कैंडल पे इसने इस कैंडल का जो लो था यहाँ पे इस वाली कैंडल में, यहाँ पे इसने इस कैंडल के लो को काटा है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग हुई 91.20 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपये का ऐसा अब लग सकता है और टारगेट बन सकते हैं ऑलमोस्ट सेम बना सकते हैं। 1:2 का पहला टारगेट बना सकते हैं जो कि अपन को मिलना चाहिए। ओके, लेकिन इसके लो के नीचे अपना एसएल आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इस कैंडल ने लो लगाया ऑलमोस्ट 88 के आसपास, लेकिन इसका लो कितना था 87 के आसपास। तो यहाँ पे अपना लो सेव हो गया, तो अपना एसएल बच गया ऑलमोस्ट। ठीक है, एसएल बच गया, और उसके बाद टारगेट अगर अपन को कितने चाहिए, ऑलमोस्ट अगर 90 के आसपास से देखेंगे तो 98 से लेकर 100 तक के टारगेट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर इस कैंडल का हाई देखने जाएंगे तो अपने ऑलमोस्ट 97.60 का हाई लगाया, तो यहाँ पे अपना टारगेट रिटर्न्स कंप्लीट होते हैं ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास के। ओके, सो यहाँ पे इसने जो टारगेट रिटर्न्स थे उसने कंप्लीट किए। ओके, फिर से ये नीचे आता रहा लगातार, इस तरीके से। यहाँ पे इसने फिर से देखने जाएंगे तो फिर से ये जो सपोर्ट एरिया था इसके आसपास ये इसने तोड़ा, ये जो सपोर्ट एरिया था इसके आसपास इसने इसको तोड़ा और फिर से नीचे गया, लेकिन फिर से सेलर्स इसको, क्योंकि ये डिमांड एरिया है, बिकॉज यहाँ पे जब भी आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये डिमांड एरिया है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, सेलर्स थोड़े से ज़्यादा
एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कहा अब की बार इसको तोड़ के नीचे ले जाएंगे, तो इसको ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन डिमांड ज़्यादा थी तो यहाँ से फिर से प्राइस को ऊपर लाया गया। तो यहाँ पे क्या है, फिर से अपन को हैमर मिल गई, हैमर मिल गई यहाँ पे अपन को फिर से। तो अब हम फिर से इसका लो मार्क कर लेंगे, जो कि होता है ऑलमोस्ट 83 के आसपास का लो है और 86 के आसपास का हाई है। तो ऑलमोस्ट 3 रुपये की कैंडल है ये, तो ठीक है। तो जब भी इसके नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई अपन को 86.25 की क्लोजिंग मिल गई, तो ओके। तो फिर अब जब भी इसका हाई क्रॉस होता है या फिर अपनी एंट्री बन चुकी है या फिर इसके हाई क्रॉस होते हैं, अपन एंट्री बना लेंगे, जो कि होता है ऑलमोस्ट 86.50। तो जैसे ही यहाँ पे 87.25 का हाई लगा है तो इसके ऊपर अपनी कैंडल एंट्री बनती है, ओके। नेक्स्ट कैंडल ड्रामा किया, लेकिन अपना लो कितना है, ऑलमोस्ट 83 के आसपास। तो 83 या 83.50 के आसपास अपना एसएल हो जाएगा। कभी भी इसने इसको कट नहीं किया, हमेशा थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहा है टाइम पास लगातार। अपन को टारगेट रिटर्न कितना चाहिए, 90 91, यहीं पे इसने पूरे कर दिया। ऑलमोस्ट 86 से 87 88 89 और ऑलमोस्ट 92 के आसपास अपना टारगेट रिटर्न कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जब इसने कैंडल ने 95.50 का 40 का हाई बनाया, तो यहाँ पे इसके टारगेट रिटर्न पूरे होते हैं 1:2 के आसपास। फिर लेकिन ये नीचे आया, तो लेकिन फिर से जो इसका सपोर्ट एरिया था वहीं पे इसने होल्ड किया, फिर से एक अच्छी कैंडल बनाई। तो यहाँ पे कोई ट्रेल करता है तो उसने अगर 1:1 के आसपास अगर ट्रेल किया हो तो उसका एसएल भी बच गया होगा और फिर से उसने अच्छी राइड की होगी, जो कि 100 तक गई है। तो इस तरीके से ट्रेलिंग भी की जा सकती है। 1:2 के बाद अगर कोई ट्रेल करना चाहता है तो 1:1 पे एसएल आना चाहिए उसका, और अगर कोई एक्स्ट्रा एग्रेसिव ट्रेल करता है तो उसका कॉस्ट पे आना चाहिए, कॉस्ट पर कुछ थोड़ा बहुत लेकर निकलना चाहिए। इस तरीके से ट्रेलिंग होती है, बिकॉज प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो नेक्स्ट जो लास्ट जो स्विंग होता है उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करती, हमेशा ऊपर निकलती है। इसने इसके स्विंग को नहीं तोड़ा, फिर ऊपर निकल गई, ओके। तो इस तरीके से होता है कि ट्रेलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको टारगेटेड रिटर्न थोड़े से ज़्यादा चाहिए। एंट्री अपनी अच्छी होगी तो फिर अपन को क्या चाहिए, हमेशा अपन को टारगेटेड रिटर्न्स के बारे में सोचना चाहिए। मैंने आपको ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट शायद 90 to 93 के आसपास ही फोकस में डाला था, बिकॉज इसमें एफआईएस की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को फोकस में डाला था। अभी ये 109 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट अगर कोई फोकस करके इसको रखे हुए होगा 86 87 के आसपास से, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहा है उसको, ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास, तो अच्छा होता है, ओके। सो हमेशा ट्रेलिंग भी करनी चाहिए, बिकॉज ट्रेलिंग से क्या है अपन को लंबे रिटर्न मिलते हैं। एंट्री अपनी अच्छी हो गई है, अगर अपन को लग रहा है वैल्यू बाइंग पे एंट्री हो गई है अपनी, तो अपन को थोड़े से फोकस करने चाहिए, ओके। उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन कभी भी इसने 91 के लेवल को तोड़ा ही नहीं है और हमेशा इस वाले सपोर्ट की इसने रिस्पेक्ट की है। तो इस तरीके से एक स्टॉक अपना अपन को समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। अभी अपन दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक पे जाएंगे तो वो रहेगा अपना सोनाटा सॉफ्टवेयर। इसको देखने आए तो इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऑलमोस्ट 602 से ऑलमोस्ट 550 तक आ गया, तो 20% के आसपास का करेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये बेस बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। देखो ये इसका सपोर्ट एरिया ही बन रहा है, तो ये इसके सपोर्ट एरिया है, बिकॉज यहाँ पे इसने पिछली बार आया था प्राइस, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला था, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट डिमांड एरिया बन जाता है, ओके। ये सप्लाई एरिया यहाँ पे था, तो ये डिमांड एरिया है, ओके। सो इस तरीके से जब भी आया तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे हैमर बनाई है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे जब भी हैमर बनाई तो सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स रेड क्लोज हुई, तो अपनी एंट्री बनी नहीं, बिकॉज इसके ऊपर गया ही नहीं, लेकिन इसके लो को भी नहीं काटा। तो अपन यहाँ पे अलर्ट रहेंगे कि हो सकता है नेक्स्ट कैंडल या 1 से 2 दिन में इसका लो हाई कटे, तो तब अपनी एंट्री बनेगी, क्योंकि लो इसने काटा नहीं है। लो काट देंगे तो अपनी एंट्री बनी नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर ही नहीं गया, तो अपन छोड़ देंगे। लेकिन इसके हाई को इसने दूसरे दिन काटा है, और ऑलमोस्ट इसका हाई था 543.40, तो इस कैंडल में इसका हाई कटा है, और इसका लो कितना था, ऑलमोस्ट 523, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट, तो अपन को 40 पॉइंट चाहिए इस कैंडल का ऑलमोस्ट टारगेट मिलने के लिए। तो ऑलमोस्ट अगर ये कैंडल जो बनी है अपनी 540 ऑलमोस्ट 543.40, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट होते हैं अपने 585 के आसपास। तो ऑलमोस्ट देखने जाएँ तो सेकंड 2 दिन में ऑलमोस्ट 578 का हाई लगाया, फिर इसने 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, फिर से ऑलमोस्ट मतलब 6 से 7 दिन में इसने अपने टारगेट रिटर्न पूरे किए, जो कि ऑलमोस्ट होते हैं 583.35, ओके। उसके बाद ही फिर कभी भी इसने स्विंग को भी नहीं तोड़ा कभी। मैंने आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहीं पे दिया था, बिकॉज यहाँ पे इसने थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया था, डबल बॉटम भी दिख रहा था, और थोड़ा सा मैंने बोला भी था कि सोनाटा सॉफ्टवेयर के दिन बदलने वाले हैं। उसके बाद से इस स्टॉक की राइडिंग देख रहा हो, इस स्टॉक ऑलमोस्ट 800 के आसपास चल रहा है। तो मतलब मैंने आप लोगों को, और 2 से 3 बार मैंने यहाँ पे, मतलब काफ़ी बार इन द सेंस मैंने यहाँ पे भी फोकस डाला था, लेकिन यहाँ पे अगर हैमर की बात कर रहा है तो हैमर ने भी एंट्री दी थी, और कभी भी इसने इसके लो को तोड़ा नहीं है, धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया है। तो
इस तरीके से रहती हैं चीज़ें कि थोड़ा सा अगर आप उस पर फोकस करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बड़े रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखने जाएंगे तो अपन को ऑलमोस्ट ये सूर्य रोशनी का एग्जांपल मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लगातार प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगातार डाउन ट्रेंड में आ रही थी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाएंगे तो अपन को कितना बड़ा हैमर मिला है अपन को। ओके, इसके ऊपर फिर मार्केट ने सस्टेन किया 2 से 3 दिन बाद, फिर आपको टारगेट की तो बात ही नहीं करनी है। उसके बाद से तो ऑलमोस्ट ये 300 ऑलमोस्ट कितने में बन रहा है, ऑलमोस्ट 370-80 के आसपास, 370-80 के आसपास अगर देखने जाएँ तो आज की डेट में जो सूर्य रोशनी चल रहा है, सो सूर्य रोशनी इज़ अबव 715, सो ऑलमोस्ट 100% के आसपास के रिटर्न होने वाले हैं इसके धीरे धीरे करके। सो मतलब अपॉर्चुनिटी इज़ बिग। अगर आपको कैप्चर करनी आ रही है धीरे धीरे, अगर आप वेट कर रहे हो और आप ढूंढने जाते हो अपॉर्चुनिटीज़ को, थोड़ा सा बस ये देखना है आपको नीचे जब हैमर बन रहा है तो उसका सपोर्ट है क्या उसके आसपास। अगर सपोर्ट है तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल हो सकती हैं चीज़ें, बिकॉज सपोर्ट के आसपास अपन को डिमांड एरिया मिल जाता है, सप्लाई एरिया नहीं होता वहाँ पे। सप्लाई एरिया के आसपास अगर अपन के हैमर बन रही है तो चांसेस आर कि वो फेल भी हो सकता है, लेकिन डिमांड भी है ऑलमोस्ट, तो फिर वहाँ पे अगर हैमर बन रही है तो अपन की ज़्यादा चीज़ चांसेस हैं कि हाँ वास्तव में यहाँ पे सेलर्स थोड़े से फंसे हुए हैं। सो यहाँ से चीज़ें ऊपर जा सकती हैं। ओके, अगर अपन अब थोड़ा सा 15 मिनट चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कोई इंडेक्स के बारे में। ओके, सो देखो यहाँ पे ये डाउ जोन्स का चार्ट है अपन को दिख रहा है, तो डाउ जोन्स चार्ट यहाँ पर लगातार नीचे आ रही हैं चीज़ें, नीचे आ रही हैं। यहाँ पर अपन को हैमर मिला है और इसके ऊपर इसने सस्टेन भी करके क्लोज भी दिया है, इसके ऊपर भी इसने एंट्री दी है, लेकिन दिस इज़ द एसएल सिनेरियो। यहाँ पे अपन को एसएल देना पड़ेगा, दिस इज द एसएल सिनेरियो। ऐसा नहीं होता एसएल नहीं जाता, इंट्राडे में तो फ्रिक्वेंटली एसएल हिट होती रहते हैं, तो ये एसएल सिनेरियो है, यहाँ पे अपना आके एसएल हिट कर दिया। ओके, लेकिन ऑलमोस्ट इसके पहले अगर अपन देखने जाएंगे तो 1:1 के आसपास का प्रॉफिट भी मिला होगा, लेकिन 1:1 के बाद इसने एसएल हिट किया तो इसको एसएल एरिया मान लेते हैं। इसमें इस ट्रेड में अपन को एसएल मिली, और 15 मिनट चार्ट पे एसएल भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि 15 मिनट चार्ट पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। जब आपको लग रहा है लगातार 2-3 दिन से मार्केट में ऑलमोस्ट सेल ऑफ आ रहा है, ओके, उसके बाद अगर मार्केट कभी भी गैप डाउन खुलता है और फिर वहाँ से रिकवरी आती है तो आपको वहाँ पे हैमर मिलेगा। मोस्ट ऑफनली आपको वहाँ पे हैमर मिल जाएगा, और वो हैमर सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी अगर 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे नीचे आ रही है कैंडल, उसके बाद इसने यहाँ पे हैमर बनाया, ये रेड कलर का है, इसके ऊपर सस्टेन किया है, एंड देन इनसाइड कैंडल ही बनी, एंड देन प्राइस आप देख सकते हैं मतलब कितने बड़े टारगेट है। मतलब एसएल तो अपन को पता ही है ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का है, 32,550 से लेके 32 ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट्स तो फिर आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ऑलमोस्ट कितना गया है, क्योंकि कभी भी इसने नेक्स्ट स्विंग को ही नहीं तोड़ा, उसके बाद से तो अप ट्रेंड भी निकल गया ये। सो अगर आप, ये अभी रिसेंट का ही एग्जांपल है, ऑलमोस्ट कब का है, 23 मार्च का ही है। सो अभी रिसेंट का ही है, 1 मार्च का है, 1 मार्च का है ये एग्जांपल। सो मतलब अगर आप देखने जाओगे तो कितनी प्यारी ट्रेड थी अगर आप देखने जाओ तो कितनी प्यारी ट्रेड, यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पर टारगेट देख रहे हो आप। तो इसलिए कहते हैं हैमर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे और थोड़ा सा देखने जाएंगे कि देखो, बिकॉज ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ हैमर बन रही थी, यहाँ पे एक चीज़ और थी कि दिस इज़ द एरिया ऑफ सपोर्ट एरिया भी था यहाँ पे, तो सपोर्ट के आसपास हैमर मिल रही है तो अच्छी बात है, उसको अपन फोकस में डाल सकते हैं। अभी देख लेते हैं निफ्टी में कोई ऐसा एग्जाम्पल बन रहा है क्या। तो एग्जांपल्स देखने जाएँ तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इंट्राडे में नहीं आया। देखो जो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट बना है ना, ये ऑलमोस्ट सेशन था, ऑलमोस्ट कब का सेशन था, ये ऑलमोस्ट 2 मार्च का सेशन था, गुरुवार के दिन का। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस लगातार नीचे आ रहा था, यहाँ पे अपन को हैमर मिली, इसके ऊपर सस्टेन किया, इसका लो भी नहीं तोड़ा, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन नेक्स्ट गैप अप खुल गया। अगर गैप अप के केस में कोई रखा होता तो अच्छा प्रॉफिट दिया उसको। ओके, इसके अलावा अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे हैमर बना के क्लोज हो गया, फिर गैप अप खुल गया। ओके, सो यहाँ पे लगातार प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे लगातार प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे अपन को हैमर मिली, इसके ऊपर सस्टेन किया, एंड देन टारगेट एसएल नहीं गया, और टारगेट अपने पहले देख के गया, उसके बाद फिर लौट के आके एसएल लिया अपना। सो एसएल भी जाते हैं लेकिन टारगेट भी आते हैं, तो टारगेट ज़्यादा आते हैं, एसएल कम आते हैं। इन इंट्राडे में क्या है, थोड़ा सा उनको जल्दी एग्जिट जल्दी एंट्री करनी होती है, क्योंकि इंट्राडे का काम तो आपको पता ही है, थोड़ा सा स्किल्ड काम होता है और थोड़ा सा अपन को जल्दी एंट्री एग्जिट प्लान करनी होती है। लेकिन एसएल तो लगते हैं, लेकिन टारगेट भी अच्छे आते हैं इसके, और टारगेट फ्रिक्वेंटली हिट होते हैं, और एसएल भी थोड़े से मतलब 60% के ऊपर तक का विन रेशियो है अगर आप लोग ट्राई करके देखेंगे तो। इसलिए ये हैमर कैंडल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, मैं तो काफ़ी ट्रेड करता हूँ हैमर पे। तो अगर मेरे को कभी मौका लगता है अभी कुछ दिनों में, तो मैं आपको एक हैमर की लाइव कैंडल मतलब लाइव ट्रेडिंग करके दिखा दूँगा। सो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे कि किस तरीके से करते हैं। ओके, क्योंकि बस आपको देखना है 2-3 चीज़ें हैं कि अगर 2-3 दिन सेल ऑफ आ रहा है, उसके बाद हैमर बन रही है 50 चार्ट पे इंट्राडे में, निफ्टी अगर बैंक निफ्टी में, और उसके आपको लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट, बस देखने का है यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है क्या, हाँ सपोर्ट भी आ रहा है,
और सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे गया एंड फिर से ऊपर आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर रखना चाहिए कॉन्फिडेंस और उस पर ट्रेड लेनी चाहिए और उसका ऐसा लगाना चाहिए उस कैंडल के लो के आसपास। ओके, एंड देन उसको फिर राइड करना चाहिए। ओके, अगर 3-4 दिन से सेल ऑफ आ रहा है और हैमर नहीं मिल रही है, सपोर्ट के आसपास है, तो चीज़ें अलग हैं, लेकिन अपन को हैमर मिल रही है और सपोर्ट के आसपास चीज़ें हैं, तो अपन को उस पर फोकस करना चाहिए। अगर कभी गैप डाउन हो जाता है, 2 दिन से लगातार सेल ऑफ आ रहा है, गैप डाउन हो गया, उसके बाद रिकवरी आकर उसके बाद हैमर मिल रहा है अपन को, तभी भी अपन उसको फोकस कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा गैप डाउन होता है और लेकिन बस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए चीज़ें। डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड के बाद अपन को हैमर मिलता है तो अपन उससे फोकस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह भी है ना, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बिकॉज क्या है, ट्रेडिंग के रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो मैं उसको, मेरे पास आएगा देन मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, अगर मेरे पास आएगा नहीं तो मैं उसको क्लियर कैसे करूँगा। ओके, सो आप लोग मेरे को बता सकते हैं चीज़ें, मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू।